नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। झारखंड की बात करेंगे जहां परिवार ने सत्ता पर जताई है दावेदारी, और बंगाल की भी बात करेंगे जहां हिंसा पर इकोसिस्टम की चुप्पी है। तो इकोसिस्टम आखिर चुप क्यों है और ये सेलेक्टिव चुप्पी आखिर क्यों, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात पंजाब की करेंगे जहां बढ़ते नशे के कारोबार के बीच एनसीबी के दफ्तर खोलेगी केंद्र सरकार। तो नशे पर नकेल कसने की कवायद अब केंद्र सरकार कर रही है पंजाब में। और हाथरस हादसे पर न्यायिक जांच है और क्या कुछ है हाथरस हादसे को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन इससे सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तेज की हाथरस हादसे की जांच। आरोपियों की तलाश में मैनपुरी से लेकर ग्वालियर तक छापेमारी। जांच में जुटी है पुलिस की कई विशेष टीमें। यूपी सरकार ने गठित किया 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग। धार्मिक आयोजनों और जलसों के लिए एसओपी लाएगी यूपी सरकार। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर सेलेक्टिव रवैये पर मचा सियासी घमासान। पीएम ने संसद में कांग्रेस के इकोसिस्टम पर उठाया सवाल। 2 महिलाओं को भीड़ के सामने पिटाई का मामला उठाया तो टीएमसी ने जताया ऐतराज। झारखंड में तेज हुई नई सरकार गठन की तैयारी। राज्यपाल की इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक। रविवार को हो सकती है हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण। खबर आ रही है कि आज ही हो सकता है शपथ ग्रहण। और चंपई सोरेन ने छोड़ा था सीएम का पद। नशे को रोकने और खत्म करने की लाख कोशिशों के बाद भी पंजाब में लगातार बढ़ रहा है नशे का कारोबार। नशे की ओवरडोज से युवाओं की मौत का सिलसिला जारी। हर जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर खोलेगी केंद्र सरकार। और T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम का शानदार स्वागत। विश्व विजेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। आज शाम मुंबई में होगी टीम विक्ट्री परेड। टीम को सौंपा जाएगा 125 करोड़ का इनामी चेक। तो सबसे पहले बात झारखंड के सियासत की कि वहां पर किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है। परिवार ने सत्ता पर जताई है अपनी दावेदारी और एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बेल मिलने के तुरंत बाद झारखंड की सियासी हलचल तेज हो गई। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। किसी भी वक्त हेमंत सोरेन सत्ता पर हो सकते हैं काबिज। महागठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है और कहा जा रहा है कि आज शाम ही उनका शपथ ग्रहण भी हो सकता है। हेमंत सोरेन ने राजभवन में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। तो क्या इतनी जल्दबाजी थी? क्योंकि इसलिए इसका क्या डर था कि कहीं चंपई सोरेन राज्य में ज्यादा पॉपुलर न हो जाएं? क्या इस बात का डर था कि चंपई सोरेन की दावेदारी अगली बार और मजबूत न हो जाए? दो महीने बाद झारखंड असेंबली के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एक चलती सरकार को रोक देना कितना उचित रहा? चंपई सोरेन कोल्हान के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी ऐसी विदाई समर्थकों को पच नहीं रही है। चंपई की साफ छवि भी रही है, उनकी पूरी छवि जो है वो साफ सुथरी रही है और उन्हें कोल्हान के लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। अब एक बार फिर सत्ता की धुरी शिबू सोरेन परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बेल मिलने के तुरंत बाद झारखंड की सियासी हलचल तेज हो गई है। और आइए सुनते हैं कि बीजेपी के प्रतुल शाहदेव क्या कुछ कहते हैं इस पूरी सियासी हलचल पर। चुनाव में सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं और वो भी उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। सत्ता की भूख और लालसा
इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरा आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन, जो सोरेन परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है, उसको उन्होंने हटा दिया और हटाकर खुद से दावा पेश कर दिया। तो ये साफ दिखाता है कि जो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, तो आदिवासियों का मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन डायनेस्टी है। सोरेन डायनेस्टी के बाद कोई भी सदस्य हो तो वो शीर्ष पद पर हो, तो ये इन्हें बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि चंपई सोरेन को इन्होंने सिर्फ कुर्सी को गर्म रखने के लिए भेजा था। साहब, ये आपने चंपई सोरेन और बाकी प्रदेश के आदिवासियों का घोर अपमान किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे क्या कहते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, आइए उनको भी सुनते हैं। आदिवासियों की बात अब करने लगे ये लोग, आदिवासियों की याद आ गई। आदिवासियों के अपमान की बात करने वाले लोग भूल गए क्या मणिपुर? इनके लोगों ने ही मध्य प्रदेश में मूत्र त्याग कर दिया था। आदिवासी इनके एजेंडे में कहीं हैं? ये हमारे परिवार का मामला है, पार्टी का मामला। पड़ोस में झांकने की आदत बंद करें। पार्टी में एक भी स्वर असंतुष्ट का आप बता दीजिए। अपमानित करने की बात कहाँ आ गई? चंपई सोरेन हमारे अभिभावक समान है, उनको जिम्मेवारी सौंप के गए थे हेमंत सोरेन जी। इनके बेबुनियाद आरोप के कारण वो जेल में थे, जेल से बाहर आए हैं। चंपई दा ने खुद उनको ये ऑफर किया। मीटिंग के अंदर की बातें उनको क्या पता चलेंगी? तो सत्ता पर कभी किसी भी वक्त काबिज हो सकते हैं हेमंत सोरेन, और ऐसी खबर आ रही है कि शायद आज शाम 5 बजे भी ये सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और जिस तरह से चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन सवाल जो है वो वहीं पर रहेगा कि आखिर जब 2-3 महीने में चुनाव होने थे, ऐसे में क्या जो आदिवासी है वो भी सिर्फ परिवार का ही चलेगा? ये एक बड़ा सवाल जो विपक्षी दल हैं और बीजेपी हैं वो लगातार पूछ रही है, और ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस पूरी खबर के साथ रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि परिवार से बाहर का आदिवासी भी क्या नहीं चलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो अटकलें थी उस पर विराम लग गया। और जब चंपई सोरेन का एपिसोड याद होगा, जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था, उसके बाद किस तरीके से जब चंपई सोरेन को सीएम बनाया जा रहा था, तो कई दिनों तक जो ऊहापोह की स्थिति थी, कभी ये कहा जा रहा था कि परिवार से जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन वो सीएम बन सकती है, तो तमाम तरह की अटकलें चलती रही। हालांकि चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से निकल कर आते हैं तो फिर से एक बार राजनीति जो झारखंड का है वो गर्मा जाता है। और वो जो सत्ता परिवर्तन की जो बात है वो लगातार चलने लगी कि किस तरीके से जो नेतृत्व परिवर्तन है वो तुरंत तत्काल किया जाए। और कल दोपहर में बैठक होती है और उसी समय ये एक तरीके से खबर निकलकर सामने आ जाती है कि शाम होते होते जो सीएम चंपई सोरेन है वो इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा जो है वो हेमंत सोरेन पेश करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन और जो उनके सहयोगी पार्टी हैं कांग्रेस और आरजेडी, उनके तमाम नेता के साथ वो राजभवन पहुंचे थे और राजभवन की ओर से गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। उसके बाद ये जो चीजें थी वो साफ हो गई कि आज शाम ही, तो आप कह सकते हैं कि कितनी जल्दबाजी में हेमंत सोरेन ओथ लेने वाले हैं कि कोई विषम परिस्थिति या कोई हालात वैसे ना पैदा हो, तो आज शाम में ही नई सरकार का जो है वो शपथ ग्रहण भी होगा। ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। राजभवन सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है कि आज शाम में 5 बजे ही शपथ ग्रहण हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे और वो 13वें मुख्यमंत्री झारखंड के होंगे और उसके तौर पर वो शपथ लेंगे। तो जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है कल से और अभी तक जिस तरीके से हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो कोल्हान का इलाका है वहां से, जहां से चंपई सोरेन आते हैं और उन्हें सीएम बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो एक टिस है वो आदिवासी समाज में देखने को मिल रही है। वहां के लोगों से जब हमारी बात हो रही थी तो निश्चित तौर पर ये एक जो टिस है कि अब तो चुनाव विधानसभा के होने हैं, इसी साल 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में जो ये नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं दबी जुबान से आ रहा है। तो अगर चीजें बाहर निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे भी कहीं ना कहीं इसके एपिसोड में और कहानी में कुछ ना कुछ पेश तो निश्चित तौर पर है। सवाल चंपई सोरेन के, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो है उसमें चंपई सोरेन के बहुत सहज ना होने के, यानी कि वो नाराजगी तो शायद खुलकर व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बहुत खुश भी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर कल भी जब वो राजभवन से बाहर निकले थे तो उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज पिछले
3-4 महीनों में हम लोगों ने देखा था और वो जो कल का बॉडी लैंग्वेज था, निश्चित तौर पर उस बॉडी लैंग्वेज में वो फर्क था कि कहीं ना कहीं वो अंदर से उतने खुश नहीं, क्योंकि देखिए सत्ता और मुख्यमंत्री बनना और एक महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, और जब उनको वो कमान मिला था और लगा था कि अब जो अगला चुनाव इस वर्ष 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है वो उनके नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन वो असहज की स्थिति कल पैदा हो गई सामने और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन जो है वो शपथ ग्रहण ले सकते हैं। लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि चंपई सोरेन भी खुश रहे, वो असहज ना हो, इसलिए हो सकता है कि उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर ये भी चर्चाएं चल रही है कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, ताकि जो एक नाराजगी की स्थिति है वो पैदा ना हो, तो उसे भी बैलेंस करने की कोशिश जो है वो इस कुनबे में सत्ता पक्ष की ओर से करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल असहज की स्थिति तो निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो चंपई सोरेन है वो एक बुजुर्ग नेता है, उनकी छवि बेदाग नेता की भी है, उन पे भ्रष्टाचार के भी उस तरीके से आरोप नहीं लगे, तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो विपक्ष भी उठा रहा है और लगातार इसकी चर्चा जो है उस इलाके में भी हो रही है। जी निश्चित तौर पर, और जो सवाल है वो निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर कुमार। तो शाम 5 बजे झारखंड में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, ऐसा हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने बताया है। फिलहाल इसके बाद बात करेंगे कि जो बंगाल में हिंसा है उस पर सेलेक्टिव अप्रोच क्यों और क्या ये इकोसिस्टम को पसंद नहीं आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे बंगाल में हिंसा पर कांग्रेस इकोसिस्टम की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। आखिर ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है महिला अत्याचारों की जब बात आती है। पश्चिम बंगाल में भीड़ ने एक हफ्ते में 4 लोगों की जान ले ली, लेकिन कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम में सन्नाटा है। पोस्ट पोल वायलेंस पर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संविधान खतरे में की गूंजती आवाज के बीच सियासी दलों में पश्चिम बंगाल को लेकर प्रतिक्रिया सेलेक्टिव क्यों है, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। विपक्ष के सांसद संसद में संविधान की कॉपी लहराते हुए संविधान रक्षा के स्वघोषित चैंपियन बन बैठे हैं, लेकिन बंगाल में महिलाओं की सरेआम पिटाई और हत्या पर मौन है विपक्ष। पीएम मोदी ने दिनाजपुर की एक महिला की भीड़ के सामने बर्बर तरीके से पिटाई का मामला संसद में उठाया। पीएम ने सेलेक्टिव पॉलिटिक्स पर चिंता व्यक्त की कि आखिर ये जो सवाल उठाए जाते हैं वो चुने हुए क्यों है, सेलेक्टिव क्यों है। दिनाजपुर में स्थानीय टीएमसी नेता तजमुल JCB ने भीड़ इकट्ठा करके महिला की पिटाई की थी, सबके सामने सरेआम। पीएम ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा गया, एक महिला को पीटा जा रहा था। पीएम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भीड़ में लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी उस महिला की मदद करने के लिए सामने नहीं आया। 16 वर्षों से एक महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है। एक महिला की इज्जत सरेआम तार-तार हो रही थी और लोग मूक दर्शक बने हुए थे। प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया। टीएमसी नेता सागरिका घोष इसे मिसलीडिंग की साजिश मानती है। वो कह रहे हैं कि मिसलीड किया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के।
जलपाईगुड़ी के फूलबड़ी पंचायत में एक महिला को अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया गया उसके ऊपर। और इन्हीं संबंधों की आड़ में बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जारी है, लेकिन संविधान की कॉपी लहराने वाले नेता खामोश है। इन्हीं संबंधों की आड़ में उसके खिलाफ ये आरोप लगाकर उसको निर्वस्त्र करके पीटा गया। तो इकोसिस्टम जाति मजहब ढूंढ रहा है, लेकिन मीडिया इसको उठाता नहीं है। मीडिया में ये खबर बड़ी नहीं है। इकोसिस्टम जाति मजहब ढूंढ रहा है, लेकिन मीडिया में ये बड़ी खबर नहीं बनती है। तो यह सवाल भी पूछा जाएगा कि क्यों ये आखिर बड़ी खबर नहीं बनती है। क्या संविधान खतरे की जो लोग बात करते हैं, जब इस तरह का सवाल वो सामने लेकर आते हैं और उनका अप्रोच सेलेक्टिव होता है, तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठेगा। और फिर बंगाल की घटना पर जो चुप्पी है वो आखिर क्यों। इस पर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो उनको साफ सूंघ जाता है, ये बहुत चिंता का विषय है। और इस पूरी खबर पर अब शांतनु सेन, नेता टीएमसी, वो क्या कहते हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। चोपड़ा हो या जलपाईगुड़ी हो, कहीं में भी ऐसा हादसा होता है तो तृणमूल कांग्रेस का सरकार और तृणमूल कांग्रेस पार्टी बोलता है कि हम लोग इसको समर्थन नहीं करता है, और पार्टी का साथ जुड़ा रहने से भी उनको अरेस्ट करता है। लेकिन आप बोलिए हाथरस, उन्नाव, बलरामपुर और कहीं और जगह में किस तरह जहाँ पर नारियों का ऊपर अत्याचार होता है, एक भी बीजेपी स्टेट में बीजेपी का लीडर को अरेस्ट किया आप दिखा नहीं सकता है। तो शांतनु सेन कह रहे हैं कि बीजेपी के स्टेट्स में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं। हमारे यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं वो सामने आ रही हैं, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं, पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है। और उसके बाद उस पर सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि आखिर जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है या जो विपक्ष के उनके साथी हैं, वो उस पर चुप्पी साध क्यों लेते हैं। वो मणिपुर की तो बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर चुप्पी साध लेते हैं, तो सवाल उन पर भी उठेंगे। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मीता चक्रवर्ती जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। और प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और चाहेंगे कि इस घटना पर अपडेट्स लें और जानें कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस घटना में के बाद एक गिरफ्तारी तो जरूर हुई है, लेकिन क्या कुछ चल रहा है, सियासत किस तरह से गर्म है, जो पूरा अपडेट है राज्य से, वो आप हमको देंगे।
बंगाल के बारे में पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री ने इतने देर तक कुछ कहा, लेकिन जो कहा वो बंगाल के लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो ये देश के लिए भी सही नहीं है। ये काफी दुखद है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि और एक दो लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं जिस बात पर यहाँ पे अपना पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं पूरे देश को, यह है कि ये जो वीडियो है ना, मैं पहले दिन से बार बार बोलना चाह रहा था कि इस वीडियो को आप अच्छे तरीका से देखें। इस वीडियो में जो लोग देख रहे थे वो लोग सामने चेयर रख के देख रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अचानक हो गया है, पूरे कायदा से वहां पे ये पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया है। और पुलिस को पता नहीं है, ऐसा हो सकता है, पुलिस को पता है कि इसके पास 2 रुपया से ज्यादा 4 रुपया है और घूस खाने के लिए वो 4 रुपया में से 3 रुपया निकालना पड़ेगा, ये पुलिस को पता है। और वहां पे चेयर लगा के इस तरह से सरिया लॉ लागू किया जा रहा है, ये पुलिस को पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि कल मैं आपको पता है कि मैं डीडी बांग्ला में शो करता हूं, तो डीडी बांग्ला में कांग्रेस की नेता सफाई देने की रोकना चाहूंगा प्रसेनजीत, यहां से चलेंगे अलीगढ़, जहां पर शलभ माथुर पुलिस के एडीजी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको ले चलते हैं। पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं, इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है, 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके जस्ट अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर ये महिलाएं सेवादार, ये सेवादार ये बेसिकली एक आप अगर वहाँ पर आप वीडियो भी देखेंगे वहाँ पे तो ये कंपोजिट रूप से वहाँ पे साथ में खड़े रहते हैं और एक जैसा मैंने बताया वहाँ पर जो भी गाड़ी के पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना, ये उस दिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और भी लोग इनके साथी हम लोग कभी पूछताछ में निकल के आए जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गए। FIR पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। आप कांटेक्ट में हैं बाबा? जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया ये आज विवेचना का पहला दिन था, जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी it will depend upon the विवेचक and the facts that comes into the place कि क्या देखिए इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोगों को बता चुके हैं और अब क्योंकि इस संदर्भ में जैसा मैंने बताया कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है जो कि ऑनरेबल जस्टिस के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी, कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन थी। मैंने बताया आपको कि अगर विवेचना में किसी का भी रोल निकल के आता है तो ऐसे में किसी का भी जवाब नहीं।
80,000 की जब एप्लीकेशन आई तो आपने कितनी फोर्स तैनात की? नहीं, फोर्स वहाँ पर तैनात की गई थी, वहाँ पर फोर्स की तैनाती थी। और इस संदर्भ के अंदर जैसा मैंने बताया, माननीय आयोग का गठन हो चुका है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे फायर की पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे सिविल पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे पीएससी भी तैनात थी। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, what is the hierarchy which they follow? Is this Baba head of this organization? जो अभी तक जानकारी आई है वही हेड करते हैं, जो अभी तक की जानकारी है। हाँ। मैं अभी तक की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बताया विवेचना में अगर कोई जीविका अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एमबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहाँ रोकने का प्रयास किया, जो वहाँ मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैं बता दिया आपको, इन्वेस्टिगेशन में फॉलो द ड्यू प्रोसेस। सर आपने कहा कि ये लोग की जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की, सारे लोगों की, ये बाबा के ही सेवादार है, तो फिर सीधे सीधे तो बाबा की जिम्मेदारी बनी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने परमिशन ली थी। जी, ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के ही जो इंचार्ज हैं, उस नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का? जो जिनके नाम से परमिशन ली गई ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेद प्रकाश मधुकर, जो वेद प्रकाश मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने मुकदमे दर्ज है पहले के ऊपर, बताइए। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने DRS लिया था और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में, वहाँ पर तैनात थे। वहाँ से इनके द्वारा VRS लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे FIRs हैं क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी हैं और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेज एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेके अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। गिरफ्तार किए गए हैं वो तो हल्की है सर, बाबा मजबूत है। परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है? परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है? थैंक यू। दिस इज आप खुद ही कह रहे हैं कि इन लोग की जिम्मेदारी होती थी क्राउड मैनेजमेंट की, तो इन्हीं की जिम्मेदारी बाबा की। पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु ही न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो कि इस बारे में तस्दीक करेगा। आयोग शीघ्र यहाँ पर विजिट करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो मैंडेट है उसके अंदर ये भी SOP है कि भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने हैं, क्या समुचित व्यवस्था करनी है। तो मैं ये आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है या नहीं है। इस संदर्भ में माननीय आयोग जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हाथरस से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नीरज, जो अपडेट्स थी गिरफ्तारी को लेकर के वो शलभ माथुर आईजी ने जानकारी दी, क्या कुछ जानकारी है आपको किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा था, और क्या कुछ अभी तक पुलिस ने जो उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग है वो क्या कुछ रही है, उसके बारे में जानकारी दें हमें। देखिए, बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, और जैसा कि हमने सुबह भी बताया था कि कई सारे जो जगह हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश में भी पुलिस गई है, हरियाणा में भी पुलिस गई है, क्योंकि जहां से बड़ी संख्या में ये खबरें आ रही थी कि जो बाबा के जो सेवादार हैं वो अलग अलग जगहों पर भाग गए। उसको लेकर हाथरस पुलिस ने कई सारी टीमें गठित करी थी और लगातार कई सारे लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी चल रही थी। अभी जैसे कि जानकारी आई है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूछताछ का सिलसिला निखिल अभी भी जारी है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे अलग अलग जगह पर पूछताछ चल रही है। हाथरस की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, कासगंज की बात करें, मैनपुरी में कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है, ग्वालियर टीम गई है, वहाँ पर भी कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। और ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो बाबा और उसके जो सेवादार हैं वो ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में हो सकते हैं। इसी को लेकर ग्वालियर भी एक हाथरस की जो टीम है वो गई है। जिसके अलावा आप अगर देखें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर बाबा की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके सेवादारों पर और जो आयोजक हैं उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई पुलिस कर रही है। निखिल जी, नीरज, आपसे समझना चाहेंगे जो बहुत ही जल्द से कि जो एक एसओपी लाने की तैयारी में है कि यूपी सरकार की इस तरह के जो हादसे हैं वो आगे ना हो, क्या है जानकारी इस बारे में? देखिए, बिल्कुल इसके बारे में जो 3 सदस्यीय जो कमेटी गठित की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि इसकी एक विस्तृत जांच कराई जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। जो न्यायिक जो आयोग बना है जो इसकी जांच कर रहा है वो ये देख रहा है कि किस एंगल से इसकी जो जांच है वो उस एंगल तक लेके जाया जाए कि भविष्य में भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो सकें। इसके साथ साथ ही इस घटना के पीछे क्या किसी तरह की कोई साजिश का भी हिस्सा है, ये भी जांच का विषय है। इसके अलावा एक जो सरकार है वो एक विस्तृत कह सकते हैं कि इसके बारे में एक व्याख्या करेगी कि भविष्य में अगर कोई इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन के पीछे अनुमति किस तरीके से दिया जाए, अनुमति देने की क्या क्या शर्तें हों, क्या क्या कंडीशन हो, प्रशासन का क्या रोल हो, जहां धार्मिक जो सम्मेलन होते हैं या सत्संग होते हैं उसके अंदर प्रशासन की भूमिका किस तरह की हो। क्योंकि इससे पहले ये देखा गया है कि जिस तरह जब भी परमिशन दी जाती है इस तरह के आयोजनों में तो जो प्रशासन है वो आयोजन के बाहर अपनी ड्यूटी करता है, चाहे वो ट्रैफिक मूवमेंट की बात हो या लोग जो आयोजन स्थल के लिए अंदर जाते हैं, ज़्यादातर ड्यूटी बाहर होती है और अंदर जो सेवादार और आयोजक होते हैं वो अपने हाथ में जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में सरकार इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी और हो सकता है कि अब आयोजन जहां होता है उसके अंदर भी पुलिस प्रशासन की ड्यूटी रहेगी और ये तय करेगी कि निश्चित सीमा के अंदर ही लोग जा पाएं, उससे ज़्यादा सीमा पर अगर लोग आएंगे तो उनको बाहर ही रोका जाए। तो ये एक कह सकते हैं कि आने वाले समय में इसकी एक जो विस्तृत व्याख्या है वो सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो घटना हुई है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कहीं ना कहीं जो बाबा है, सेवादार हैं उसके और जो आयोजक करता है उनकी एक बड़ी भूमिका है। जी, लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, न्यायिक आयोग गठित किया है यूपी सरकार ने और उसके साथ ही साथ अभी आपने यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और देखी कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एनबीडब्ल्यू इशूड है आयोजक के खिलाफ और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और एक बार वापस लौटेंगे अपनी खबर की तरफ और बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कांग्रेस के इकोसिस्टम की चुप्पी आखिर क्यों है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी।
दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और वापस लौटते हैं अपनी खबर की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे बंगाल में हिंसा पर कांग्रेस इकोसिस्टम की चुप्पी और उस पर बीजेपी का प्रहार। सवाल स्वयं प्रधानमंत्री ने उठाया है। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी से, नीता चक्रवर्ती कांग्रेस से, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर और प्रसेनजीत बख्शी जिन्होंने हमको अपडेट दिया। तो अब हम इस चर्चा को सीधे बढ़ाएंगे और विनोद मिश्रा आपके पास जाएंगे। ये 2 तरह की सियासत कैसे हो सकती है कि कहीं पर तो आप अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है तो आप उस पर सवाल उठाते हैं, उस पर प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं और बिल्कुल जायज़ है, लेकिन दूसरी जगह पर चुप्पी क्यों? क्या जहां पर फिट बैठती है वहीं पर ये इस तरह की बातें की जाएंगी, वहीं विरोध किया जाएगा? निखिल, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है इस डिस्कशन में जो मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसकी चर्चा ज़्यादा है। और हमने देखा है पिछले सदन में जो सत्र था अभी स्पेशल सत्र, उसमें भी हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा संविधान की कॉपियाँ वहाँ पे लहराते हुए नेताओं को हमने देखा है। लेकिन कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ये सेलेक्टिव राजनीति की बात की सदन में, खास करके राज्यसभा में की है, वो एक तरफ से आप ये बताएं कि ये पूरे इकोसिस्टम पे एक तरह की बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ा सवाल ये है कि 10 साल पहले अगर नोएडा में किसी एक लिंचिंग के खिलाफ में इस तरह की जो एक अमानवीय कृति थी, एक दुखद घटना थी, उसका नैरेटिव आज भी आप देखते हैं कि जब कभी भी लिंचिंग की बात होती है तो नोएडा की उस घटना को आप दे रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में बंगाल में 4 लोगों को भीड़ ने पीट के मार दिया। क्या आपने कभी इस नेशनल मीडिया में या कहीं पे इस खबर को इतनी बड़ी बनते हुए देखा होगा? ये सिलेक्टिव राजनीति है इस बात के लिए। संविधान तब खतरे में होता है जब आप इस तरह की सिलेक्टिव राजनीति करते हैं कि एक महिला को सरेआम बंगाल में, आप सोचिए इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है, वहां एक महिला को सरेआम बंगाल में एक तरह से पीटा जा रहा है और भीड़ तमाशा देख रही है। यही बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उस भीड़ में से कोई एक आदमी उठ के मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां सरिया कानून के के हिसाब से उसको ये सजा मिल रही है। एक महिला को आत्मसम्मान पे चोट लगी, जिसको वो पीटा गया था, तो उसने सुसाइड कर लिया अगले दिन। तो ये सवाल खड़ा करता है उन तमाम ड्रामेबाज को, उस तमाम इकोसिस्टम को, कि अगर लोकतंत्र खतरे में दिखता है, संविधान खतरे में दिखता है, तो चश्मा अलग अलग से देखेंगे, तब शायद जरूर संविधान पे खतरा है। ठीक है मीता चक्रवर्ती, चश्मा कहा जा रहा है कि अगर अलग अलग से देखेंगे तो जरूर संविधान पर खतरा रहेगा। और ये चश्मा अलग क्यों है? क्या अपनी अपनी सियासत के हिसाब से अपनी अपनी गोट फिट बैठाई जा रही है? अगर ये पश्चिम बंगाल में महिला के साथ हिंसा है तो क्या उसको हिंसा में काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसकी भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए? उस पर चुप्पी क्यों? बिल्कुल काउंट किया जाना चाहिए और काउंट किया भी जा रहा है, क्योंकि हमारी जो आउटरीच है वो बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं है। अगर आप वेस्ट बंगाल पीसीसी की यूनिट की बात कीजिए, या हमारी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है और हम इसका पूरी तरह से इसका निंदा करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। और स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो टीएमसी इंडिया ब्लॉक का डेफिनेटली हिस्सा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अलायंस पार्टनर की अगर कोई गलती हो तो उसको हम उसके खिलाफ ना बात करें। तो हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट, अधीर रंजन चौधरी ने स्टेटमेंट दिया है, स्टेट की जो मीडिया इंचार्ज है, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और हम इसके बारे में बिल्कुल चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ जो भी स्टेप्स लिया जा सकता है वो लिया जाए। ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोग दोषी है उनको बुक किया जाए। छोटे-छोटे विषयों पर मीता जी होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और मैं सिर्फ 10 सेकंड में छोटे विषयों पर आप लोग प्रधानमंत्री से स्टेटमेंट की मांग करते हैं। इसमें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, सबका स्टेटमेंट आना चाहिए था। ममता बनर्जी से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वो कहाँ रहा? देखिए, हर एक चीज में खड़गे जी या राहुल गांधी के स्टेटमेंट आना चाहिए या अधीर रंजन का स्टेटमेंट काफी नहीं है, ये बोलना शायद गलत होगा।
हम इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि स्टेट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ये चीज को रिजॉल्व किया जाए, और स्पेशली एक ऐसा स्टेट में जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है और जिस स्टेट का मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, फीमेल रिप्रेजेंटेशन, अगर आप अक्रॉस द स्टेट्स देखेंगे तो वेस्ट बंगाल हैज सेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल एमपीज टू द इंडियन पार्लियामेंट। तो ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेट में जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड द सोल स्टेट दैट हैज अ वुमन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, नो अदर इंडियन स्टेट हैज अ वुमन चीफ मिनिस्टर। जी, दरअसल लेकिन सवाल भी वही है कि लगातार इतनी सारी वायलेशंस है, महिलाओं का अपमान जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है, शायद ही कहीं दूसरे राज्य में हो रहा है, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं आ रहा है। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अलग थलग पड़ चुके हैं। आपके अधीर रंजन चौधरी का एक आध स्टेटमेंट, वो तो शुरू से ही बोलते रहे, उनकी सुनी कौन रहा है? नहीं, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी नहीं, हमारी स्टेट के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सोमोआज राय, he has gone on record to comment this, to speak against this, और हमारी धरना प्रदर्शन भी हुआ है स्टेट पीसीसी यूनिट की तरफ से। ठीक है, तो शायद आपके पास जानकारी ठीक नहीं है। नहीं जानकारी है मैडम, लेकिन जिस तरह का सवाल आप लोग उठाते हैं, दरअसल जब बारी आपकी आती है तो सवाल उस तरह से नहीं उठते, इसलिए ये कहा जा रहा है। अब तक ये सारे चीजें अगर होती तो आप लोग प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और किस किस से सवाल पूछ रहे होते हैं। चारू प्रज्ञा, आपको लगता है कि ये जो अभी नीता चक्रवर्ती ने कहा कि दरअसल हम तो विरोध कर रहे हैं, आप ही लोग उसको मान नहीं रहे हैं? नमस्ते निखिल जी। देखिए, मेरे को ये तो कहना चाहिए कि कम से कम इस समय कांग्रेस की प्रवक्ता इतना तो मानने को तैयार हो गई है कि गलत हुआ, क्योंकि पिछले समय में तो हमने इतना भी नहीं देखा। लेकिन दोहरे मापदंड जरूर है हर एक हादसा को देखने के इस विपक्ष के, और ये बार बार साफ दिखाई देता है। मणिपुर के मामले में, नीट के मामले में, हर एक मामले में आप रोज रोज ये कहते हैं कि एक्शन हो या ना हो, प्रधानमंत्री बोले या ना बोले, वो जाकर मिलकर आए, देख कर आए। हर दिन गोल पोस्ट शिफ्ट किया जाता है, और यहाँ पर हमारे देश के केंद्रीय मंत्री काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हर चीज हमको अपडेट कर रहे हैं। उस चीज से इनको कोई लेना देना नहीं। ये दर्शाता है आज का पश्चिम बंगाल का जो सच है वो ऐसा हो चुका है कि जैसे ये पश्चिम बंगाल ना हो, तालिबान के राज में कोई चलने वाला प्रदेश हो। और कांग्रेस का इसमें हाथ है, क्योंकि क्या कांग्रेस ने टीएमसी से हाथ नहीं मिलाया? क्या कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया? क्या कांग्रेस ने कदम पे चलकर उनका साथ देते हुए इस देश के हर एक महिला नागरिक का ख्याल नहीं रखा? आप ये देखिए, चाहे वो संदेश खाली की बात हो, उससे पहले भी जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हुआ या इस बार हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस में सबसे पहले घसीटी जाती है महिलाएं। पोस्ट पोल वायलेंस में सबसे पहले बदला लिया जाता है एक बहुत ही भयानक तरीके से महिलाओं से। और अब आपने कैंगरू कोर्ट सा चला रखा है। ये कोई तालिबान है क्या कि गलती होगी तो एक इंसान आएगा, छड़ी लेके मारेगा, पीटेगा सारी दुनिया के सामने, और कोई बोलने का हक नहीं रखता, और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। और एक्शन तब लिया जाता है जब आउटरीच हो जाती है मीडिया में, सोशल मीडिया में, और हमारे जैसे लोग आवाज उठाते हैं। तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस को भी अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जब आप हाथ में संविधान पकड़ते हैं, हर नारे में संविधान का नाम लेते हैं, आप संविधान के लिए संविधान के तरीके से करते क्या है? ठीक है, आपने जो पॉइंट एक रेज किया है दरअसल चारू जी, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि तालिबान के राज में चलने वाला कोई तालिबानी राज नहीं है। और शरीयत कानून का हवाला देकर दिनाजपुर में जिस तरह से, विनोद जी मैं आपको लाना चाहूँगा इसमें, जो स्थानीय टीएमसी नेता जो तजमुल जेसीबी ने जिस तरह से वो जो कोर्ट लगाते हैं कथित तौर पर, और कहते हैं कि, और सबसे खास बात है कि उसमें जो स्थानीय विधायक है वो कहते हैं कि यहाँ पर तो शरिया कानून लागू है। तो किस तरह का देश है, किस तरह की कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में, और उस पर क्या रिएक्शंस हैं, इसको लेकर के अभी तक तो कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा सुनने को मिले नहीं है। रिएक्शन से ज्यादा कांग्रेस के प्रवक्ता का सुन रहे थे। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस बात को तारीफ की है कि कम से कम इस मामले में उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने इस माना है कि ये एक बड़ा अपराध है और एक तरह से एक दुर्घटना घटना है। ये मानते हुए तो उन्होंने बात कही है, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि अगर टीएमसी के वो एमएलए हैं जिसका वो तजामुल, जिसको जेसीबी कहा जाता है, कि लोकल में
वो दादा ऐसा है कि तुरंत न्याय देता है। बंगाल की पुलिस व्यवस्था क्या इतनी लचर हो गई कि एक आदमी पे ये छोड़ दिया गया है कि न्याय व्यवस्था उसके हाथ में है और उसका नाम जेसीबी है। उसके पैरवी में एक एमएलए जो वहाँ के लोकल हैं वो कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र में हमारे कुछ कोड है, उसके हिसाब से ये हम लोग को सजा देते हैं, फैसला देते हैं। तो आप किसी महिला पे एक तरह से एक अवैध रिलेशन का नाम थप्पा लगा दीजिए, आप उसको सरेआम भीड़ के सामने में सजा दे दीजिए, वहाँ पुलिस चुप है, एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, ये सारे सियासतदान वहाँ पे चुप है, तो फिर ये संविधान किसके लिए है? ये सवाल तो बनता है। जी, निश्चित तौर पर ये सवाल बनेगा और ये सवाल मीता चक्रवर्ती आपसे भी पूछा जाएगा कि जब इस तरह का आरोप लगता है, ममता बनर्जी से सवाल क्या आपकी पार्टी ने पूछे? देखिए, पहले तो मैं एक चीज का खंडन कर दूं कि बंगाल में हमारी कोई प्री पोल अलायंस नहीं था। बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का प्री पोल अलायंस था और हमने टीएमसी का खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। जो हमारी अरेंजमेंट इंडिया ब्लॉक का है वो पोस्ट पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस नहीं है। पहली बात तो मैं इस बात का पुष्टिकरण कर दूं। सेकेंडली, हम लोग वेस्ट बंगाल पीसीसी में भी हमने इस बात की निंदा किया है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, हमने प्रेस में भी मीडिया में भी स्टेटमेंट्स दिया है। ये बिल्कुल एक बहुत ही दुखद घटना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एंड द लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कहीं पर भी आप सिलेक्टिवली किसी भी एक रिलीजन का लॉ लागू नहीं हो सकता है इंडिया में और बंगाल में भी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि संविधान का बात होना चाहिए और बंगाल के बारे में भी होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल से हमारी जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट है और हम चाहते हैं कि इस बारे में ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है कुछ, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लीगली जो भी स्टेप्स लेना चाहिए वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक इट। ठीक है, कम से कम मुझे लगता है कि इस पर सवाल भी मुख्यमंत्री से भी पूछे जाने चाहिए और कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। शीर्ष नेतृत्व है वो जरूर पूछेंगे। चारू प्रज्ञा, आपके पास आऊंगा, आप फिंगर रेस कर रही थी, लेकिन मैं प्रसेनजीत बख्शी के पास जाऊंगा। प्रसेनजीत बख्शी, मैं कांग्रेस का और सीपीएम का, इन दोनों लोगों का रिएक्शन जानना चाहता हूं इस तरह की घटनाओं पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई लगातार उनकी तरफ से इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया है और बड़ा विरोध किया जा रहा है वहां पर। देखिए निखिल, मैं तुरंत एक दो बात कह दूं। पहली बात तो यह है कि पीसीसी की सामने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने मेरा ये सवाल है कि उनको एआईसीसी का मान्यता है कि नहीं, क्योंकि एआईसीसी पीसीसी की तरफ से बहरमपुर में जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अधीर रंजन चौधरी करते हैं उसका आवाज वहां पे अकबर रोड तक पहुंचता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पूरा संदेह है। पहली बात तो ये, क्योंकि आप वो साइन बोर्ड से विजिटिंग कार्ड पे आ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आप कह रहे थे कि इकोसिस्टम की बात कह रहे थे। ये जो सागरिका घोष की नाम लिया है ये हमारी बिरादरी की है, आप भी जानते हैं, विनोद जी भी जानते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि इसी इकोसिस्टम के तहत इन लोगों ने अब राज्यसभा में पहुंच गए और अब इन लोगों ने वो रेड बुक की बात कह रहे हैं, जो रेड बुक फहरा कर राहुल गांधी ने देश में संविधान का संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि मैं बार बार यही पिछले 3 दिनों से सवाल सबसे पूछ रहा हूं कि जैसे टेररिज्म का गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म ऐसे जगह जगह पर सुनते थे हम लोग, उसी तरह से गुड लिंचिंग और बैड लिंचिंग है कि नहीं, उसी तरह से गुड नुडिटी बैड नुडिटी है कि नहीं, उसी तरह से इस तरह की सरिया कोर्ट हो सकता है कि नहीं, गुड सरिया कोर्ट बैड सरिया कोर्ट। तो ये जो सारे सवाल है, अब कांग्रेस की तरफ से नेताओं ने हमें ये सफाई दे रहा है बंगाल में कि वो जो टाइमिंग है, टाइमिंग ठीक नहीं हुआ था। टाइमिंग अगर सही होता तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में उठाते थे, इसका रिकॉर्डिंग भी मैं सुना सकता हूं सबको। ये टाइमिंग ठीक नहीं था, मतलब इनको नंगा करके या ये सरिया कोर्ट ये थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी को अपना जो लीडर ऑफ अपोजिशन के हिसाब से जो स्पीच है वो स्पीच 3 दिन पहले बनाकर वो मेमोराइज करना पड़ता है, वो मेमोराइज करने में टाइम लगता है, इसीलिए इस तरह की घटना पहले घटना चाहिए, होना चाहिए, तब राहुल गांधी इसको पार्लियामेंट में उठा सकते थे। ऐसा ही स्थिति ये इसको लेके बन गया है, क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ऐसा ही स्थिति बन गया है निखिल। ठीक है चारू प्रज्ञा, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाह रही, बहुत बहुत जल्दी से शॉर्ट में।
जी बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि आप एक तरफ संविधान का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ आपकी नाक के नीचे जिस तरीके से शरिया लॉ को प्रमोट किया जाता है हमारे संविधान के ऊपर, वो बहुत गलत बात है। और आप इस अलायंस को प्रीपोल माने पोस्ट पोल माने, बात यह है कि आप अपने आप को एक धागे में बांधते हैं जिसका नाम आपने इंडी अलायंस लिखा था। तो पल्ला झाड़ना काफी नहीं है, एक्शन ज्यादा लेना पड़ेगा। और इस एक्शन का पहला हमको जो रूप देखने को चाहिए वो यही चाहिए कि संसद में आप आवाज उठाए, सिर्फ टीवी पे थोड़ा सा बोलना या एक गांव में हल्का फुल्का प्रदर्शन करा के दिखाना बहुत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, ये इससे तो शायद सभी लोग राजी होंगे कि एक्शन होना चाहिए और एक्शन बड़ा होना चाहिए और सभी की तरफ से कम बड़े खुले शब्दों में इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये बड़ा अपराध है और हम चाहते हैं कि इस तरह से देश के किसी भी कोने में आगे से फिर कभी ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चारू प्रज्ञा जी आपका, नीता चक्रवर्ती जी आपका, विनोद मिश्रा जी, प्रसेनजीत बख्शी, आप सभी का शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे। यह हम पहले अपनी खबर को ले लेते हैं कि पंजाब की बात करते हैं, जहां पर बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो हर जिले में दफ्तर खोलेगी। 16 दफ्तर खोले जाएंगे पंजाब में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, क्योंकि जो नशे की गिरफ्त में वहां के युवा है वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पंजाब में बीते कुछ वर्षों में नशीली दवाओं की बरामदगी काफी कुछ बढ़ी है, साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में 170 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी गई थी। ये 2017 की बात है कि जब 170 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी गई थी। 2023 में आंकड़ा 1350 किलोग्राम पहुंच चुका है। तो कितने गुना ये बढ़ा है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। पंजाब ऐसा राज्य है जहां ड्रग ओवरडोज के कारण पूरे देश में सर्वाधिक मौतें होती हैं और हम आए दिन अखबारों में, मीडिया में देखते हैं कि ये मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता है। बीते दिनों ही लगातार मौतों की खबरें सुर्खियों में रही हैं। 6 साल में लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है इन मौतों में। 6 सालों में 8 गुना, आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पंजाब में ड्रग ओवरडोज के कारण 144 मौतें हुई। राज्य सरकार एक्शन लेने की बात तो करती है लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। ड्रग ओवरडोज के कारण मौतों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही गया है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब में वो लगातार निशाने पर है, वो घेरे पर है। केंद्र सरकार ने पंजाब के युवाओं को नशीली दवाओं की गिरफ्त से निकालने के लिए पहल की है और इस पहल के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी अब पंजाब के हर जिले में दफ्तर खोलेगा। और इस विषय पर जसकरण कल्होन जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पंजाब में, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस सरकार ने जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके आने के बाद अब नशा होम डिलीवरी होने लगी है। आप लोग चैलेंज करके वीडियो डाल के कह रहे हैं कि आप बताओ कहां आपको नशा चाहिए, हम डिलीवर करेंगे। तो इससे क्या माना जाए कि ये सरकार जो है बिल्कुल भी इस चीज को लेकर फिक्रमंद नहीं है कि पंजाब का युवा जो बुरी तरह से इस नशे की दलदल में जो धंस गया है, फंस गया है, उसको निकालना कैसे है। ना तो सरकार के पास कोई इसका प्लान है, ना ही इनकी कोई इच्छा शक्ति है इसको खत्म करने की। और एक सोशल एक्टिविस्ट है अवतार सिंह गोगा, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे विषय पर, आइए आपको उनको सुनाते हैं। जो नशा बेचने वाले ना सर, वो नशा बेचने वाले ऐसे हैं, उनकी एक चैन ऐसे बनी हुई है ना, बहुत बड़ी चैन बनी हुई है। एक पकड़ा जाएगा कोई बात नहीं, दूसरा पकड़ेगा कोई बात, पर इनकी चैन इतनी लंबी है, पुलिस पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। और इनके अलावा कई बच्चे हैं इसके पीड़ित हो जाते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अजीत, आपने बहुत ही एक वाइड एक्सक्लूसिव खबर इस पर कवर की है और हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस तो शेयर करें ही, साथ ही ये बताएं कि इस नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ सीरियस स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके ऊपर तो ये जो आरोप है वो लगातार चस्पा हो रहे हैं कि जो जो दवा होती गई मर्ज बढ़ता गया। लगातार जो आंकड़े हैं वो तो दर्शा रहे हैं कि मौतें एक के बाद एक साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल निखिल, देखिए आंकड़े तो लगातार दिखाई जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने वहां पर ग्राउंड रियलिटी देखी पंजाब में, तो वहां पर शहरों से लेकर गांव तक में जो नशे का पूरा रैकेट जो है वो फैला हुआ है और बड़ी संख्या में न सिर्फ युवा
टीनएजर भी जो है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब हम नशा मुक्ति केंद्र में वहाँ पर गए स्टोरी करने के लिए, तो हमने देखा वहाँ पर कि एक परिवार वहाँ पर था जिसमें कि 14 साल का बेटा और उसकी माँ दोनों वहाँ पर नशे से पीड़ित थे और वहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आए हुए थे। तो एक भयावह जो है तस्वीर जो है वो पंजाब में इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत कम लोग जो है वो खुलकर सामने आते हैं, इस पर बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक भय का माहौल भी है, चाहे सरकार को लेकर हो चाहे दूसरी चीज़ों को लेकर हो, कि वहाँ कोई भी खुल के बात करना नहीं चाहता है। लेकिन नशा इतनी ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ है कि आप आसानी से नशा जो है वो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। और वहाँ पर जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर जो है वो एक दवाई लिखते हैं जो कि नशे के जो वहाँ पर इलाज कराते हैं उनके लिए है। तो अब वहाँ पर ये सिस्टम शुरू हो गया है कि जो दवाएं हैं वो फार्मेसी से लोग उसको नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से वहाँ पे ऐसी दवाइयाँ भी बिकना शुरू हो गई है। लंबी लंबी लाइनें जो हैं वहाँ जो फार्मा स्टोर हैं उनके बाहर लगती हैं। साथ ही आपको नशा अगर चाहिए वहाँ पर तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और लोग ये भी दावा करते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ढीला है। वहाँ पर कई जगह पर पुलिस की भी संलिप्तता जो है वो इसमें सामने आई है, जिस कारण से नशे पर लगाम लगाना जो है वहाँ पर अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अजीत, जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब इसमें अपना एक तरह से कदम बढ़ाया है, वो कह रही कि एनसीबी के दफ्तर हर जिले में खोले जाएंगे, किस तरह से ये एक मीनास को कर्ब करने के लिए केंद्र सरकार भी अब इसमें सामने आई है? बिल्कुल निखिल, जाहिर सी बात है वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो पंजाब सरकार से खत्म हो चुकी है और वो कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार इस पर दखल दे, इस पर काम करे। लेकिन आप जानते हैं कि राज्य और केंद्र के जो है अलग अलग मामले होते हैं जिनको वो देखती हैं। स्थानीय स्तर पर जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। हम भटिंडा में गए थे, वहाँ पर हमने नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया तो वहाँ पर बहुत सीमित संख्या में ये केंद्र थे और वो भी भरे हुए थे। कुछ प्राइवेट लोग इसको चला रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है कि केंद्र सरकार अगर तमाम क्षेत्रों में खास तौर पे जो नशा के केंद्र वहाँ पर हैं, भटिंडा है, मोगा है या होशियारपुर है, ऐसे जो केंद्र बन चुके हैं वहाँ पर जब इस तरीके के सेंटर खुलेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पर पूरी पीढ़ी जो है वो नशे की चपेट में आती जा रही है और हर तीसरे घर में जो है वहाँ पर नशा करने वाले, सिंथेटिक नशा करने वाले लोग आपको वहाँ मिल जाएंगे। और उन जो नशेड़ी हैं उनको जो है नशा मुक्ति केंद्रों तक लाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ तक लाने में बड़ी समस्या है। सिविल सोसाइटी भी वहाँ पर कुछ हद तक काम कर रही है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर उतना ज़्यादा अभी वहाँ पर जो काम है, जो बदलाव है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इस कारण से नशा जो है बहुत एक सामान्य सी बात हो गई है। जो हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो इसको लेकर तमाम कानून है, उसको लागू किया जाता है, कड़ाई से लागू किया जाता है, लेकिन पंजाब में जो है स्थिति उलट है। वहां पर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर लगाए जाएंगे, सवाल उनसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्होंने ये वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस नशे के कारोबार से को हटाएंगे पंजाब से, पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। फिलहाल केंद्र सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिलकर के
एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी। आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे, रोकथाम के लिए परामर्श दिया जाएगा। इसमें आपका सहयोग भी जरूरी है, इसलिए शादी के समय और गर्भधारण के बाद अपनी सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर करवाइए। साथ ही साथ अगर आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो निकट के स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या विशेष अभियान शिविरों में जाकर सिकल सेल एनीमिया की जांच अवश्य कराएं। सिकल सेल एनीमिया मुक्त समृद्ध भारत बनाएं।